8 अगस्त 1942 मुंबई के गोलिका टैंक में ऑल इंडिया कमेटी के सभी नेता इकट्ठा होते हैं। ये इकट्ठा होते हैं अपने स्वाभिमान, स्वतंत्रता और भारत की आज़ादी की आखिरी लड़ाई का आगाज करने के लिए। हजारों की भीड़ के सामने महात्मा गांधी एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं। आप में से हर एक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र समझे। हम आज से इस इंपीरियलिज्म के जूतों के नीचे दबकर नहीं रह सकते। हमें चाहिए पूरी तरह से आज़ादी। मैं आप लोग को एक मंत्र देता हूँ, इसे अपने दिल में बसा लो और हर सांस में याद रखना। ये मंत्र है करो या मरो का। अब या तो हम भारत को आज़ाद देखेंगे या तो इस कोशिश में मारे जाएंगे, लेकिन इस गुलामी में अब घुट घुट कर नहीं जिएंगे। कुछ इस तरह से शुरुआत होती है भारत छोड़ो आंदोलन की। वैसे तो ब्रिटिश सरकार पहले से जानती थी इस आंदोलन के बारे में, इसलिए पहले से ही ब्रिटिश राज की होम डिपार्टमेंट काम कर रही थी इसे दबाने के लिए। इसलिए इन्होंने इसके लिए 3 स्टेज प्लान बनाया था, जिसमें से स्टेज 1 में प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पूरे देश की मीडिया को इस तरह कंट्रोल किया जाएगा कि इनके बारे में कोई भी खबर या समाचार किसी पत्रिका में ना छपे। स्टेज 2 में कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तरों में छापे मारे जाएं और उनके फंड्स को जब्त कर लिया जाए, साथ ही कांग्रेस के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए। और स्टेज 3 में सामूहिक आंदोलनों को जगह जगह पर रोकने के लिए इमरजेंसी पावर्स का प्रयोग किया जाना था और कांग्रेस के लीडर्स को एंटी नेशनल घोषित किया जाना था और इस तरह आंदोलन के शुरू होने से पहले ही इसे कुचल देना था। अगले दिन 9 अगस्त को महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और अन्य सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। अगले कई सालों तक इन सभी को जेल में ही रखा जाना था। आखिर अब इस आंदोलन को आगे कौन बढ़ाएगा? कैसे मिलेगी हमें आज़ादी? आइए जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को करीब से। इस आंदोलन के शुरू होने से ठीक 2 साल पहले 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश राज के वायसराय लिनलिथिंगो के द्वारा एक ऑफर पेश किया गया था भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को, जिसे अगस्त ऑफर का नाम दिया जाता है। इस ऑफर में इन्होंने कहा कि हम इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे ब्रिटिश इंडिया सरकार में। असल में इसके पीछे मसला कुछ और था। ये दौर था दूसरे विश्व युद्ध का। जर्मनी का डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर एक के बाद एक देश को इन्वेड किया जा रहा था और ब्रिटेन इकलौता देश खड़ा था इसके खिलाफ। यूके में मौजूद ब्रिटिश सरकार बड़ी मुसीबत में थी। इस समय इन्हें जहां से भी मदद मिल सके वहां से ली जा रही थी। बस यही इनके मन में था कि भारतीय सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लें। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि इंडिया की तरफ से पूरा कॉपरेशन हो, इसलिए इन्होंने सोचा कि इंडियंस को मनाने के लिए हम एक ऑफ़र देते हैं। वैसे तो इस समय कांग्रेस ने पहले से ठान रखा था कि वो छोटे मोटे ऑफ़र से सहमत नहीं होगी, उन्हें अब पूरी आज़ादी चाहिए। इसी कारण ये अगस्त ऑफ़र फेल हो गया। इसके बाद मार्च 1942 में ब्रिटेन के द्वारा एक डेलीगेशन भेजी जाती है, जिसे नाम दिया जाता है क्रिप्स मिशन, क्योंकि उस समय के लीडर हाउस ऑफ कॉमन्स थे स्टुअर्ट क्रिप्स। इस मिशन का उद्देश्य था भारत को आज़ादी देना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन क्रिप्स मिशन में जो ऑफर दिया जाता है वो पूरी आज़ादी का नहीं होता है, बल्कि डोमिनियन स्टेटस का होता है। मतलब क्रिप्स के मिशन में भारत एक ऑटोनोमस रीजन बन जाएगा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर। वैसे तो ये ऑफर अगस्त ऑफर से ठीक था, पर इसे भी कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है क्योंकि इनकी मांग थी पूरी तरह से आज़ादी की। और इसके बाद शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के ऐतिहासिक भाषण के बाद 9 अगस्त की सुबह 5 बजे गांधी जी के साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके महात्मा गांधी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा जाता है, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अगर ये कहा गया कि गांधी जी को जेल में रखा गया है तो लोग भड़क उठेंगे और दंगे भी हो सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया जाता है और इन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। इनके अलावा इस समय मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और गांधी जी के भाषणों के बारे में अखबार में कुछ भी छापने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में लोगों के अंदर एक भावना आ गई कि क्विट इंडिया मूवमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अंग्रेज़ों को भी लग रहा था कि उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का सर कुचल दिया है। ऐसे में इस आंदोलन में भाग लेती हैं 22 वर्षीय एक्टिविस्ट उषा मेहता, जो अपना पहला रेडियो स्टेशन शुरू करती हैं कांग्रेस रेडियो 42.34। 14 अगस्त को इस रेडियो स्टेशन की शुरुआत की उषा मेहता ने। इस रेडियो स्टेशन का संचालन अंग्रेजों से छुपकर ये करती थी।
ये रेडियो को शुरू होते ही बोलती थी, ये है हिंदुस्तान की आवाज़, हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान में। अंग्रेज़ों को इनके खुफिया ठिकाने का पता नहीं था, क्योंकि ये नहीं जानते थे कि ये कहाँ से बात करती हैं और लोगों को संबोधित करती हैं। असल में उषा मेहता महाराष्ट्र में ही काम कर रही थी। वो रेडियो के माध्यम से लोगों को संबोधित करती और क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी करती थी। धीरे धीरे ऑल इंडिया रेडियो को एंटी इंडिया रेडियो बुलाया जाने लगा। फिर 12 नवंबर 1942 में ब्रिटिश सरकार उषा मेहता को गिरफ्तार कर लेती है और सारे रेडियो के सामान को जब्त कर लेती है। बहुत सख्ती के साथ उषा मेहता के साथ पूछताछ की जाती है, पर ये ब्रिटिश सरकार के सामने अपना मुंह नहीं खोलती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्लिन शहर में रह रहे थे। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे लोगों को जागरूक करने की। इन्होंने अपने आज़ाद हिंद रेडियो के जरिए कई लोगों को संबोधित किया। गांधी जी के भाषणों ने लोगों को इतना प्रेरित किया था कि कई लोग सड़कों पर आंदोलन करने उतर आए थे। उन्हीं में से एक थी बंगाल की मतंगिरी हजरा। इनकी उम्र जानकर आप हैरान हो जाएंगे, इनकी उम्र 72 साल थी। इन्हें बंगाल की बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। 29 सितंबर 1942 को ये अपने ज़िले में 6000 लोगों की रैली का नेतृत्व कर रही थी। इनका मकसद था सब लोगों के साथ मिलकर तामलुक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा लहराना और पुलिस स्टेशन को कब्जे में करना। पुलिस की धमकियों के बाद भी ये कभी नहीं रुकी, ये आगे बढ़ती गई। पुलिस स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने पर ये वंदे मातरम का नारा लगाती जा रही थी। तभी अचानक वहां ब्रिटिश सैनिकों ने इन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इन्हें 3 गोलियां लगी, पर मरते मरते इन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाना नहीं छोड़ा और इनकी मृत्यु हो गई। इनका स्टैचू कोलकाता के मैदान में आज भी लगा हुआ है। इनके अलावा राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, यहाँ तक कि गाँव के लोगों और स्कूल के बच्चे चंदा इकट्ठा करके भी इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। ब्रिटिश सरकार के पुलिस स्टेशन, डाकघर, रेलवे लाइन सभी जगहों पर हमले किए जा रहे थे। बॉम्बे, जमशेदपुर में काम करने वाले वर्कर्स ने भी हफ्तों तक काम से छुट्टी कर दी थी। कुछ जगहों पर उपद्रव भी हुए, पुलों को उड़ाया भी गया, टेलीफोन के तारों को ध्वस्त कर दिया गया, पूरी तरह तोड़फोड़ की जा रही थी। अब ब्रिटिश सरकार की सारी स्ट्रेटजी पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद इतनी बड़ी क्रांति अब देखी थी। इन्हीं के संघर्षों के बाद लगातार कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद भारत को सन 1947 में आखिरकार आज़ादी मिल ही गई। जय हिंद, वंदे मातरम।